हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर बताने जा रहा हूं। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपका सेकेंड यूनिट है गवर्नमेंट एंड सिस्टम। सेकेंड यूनिट है गवर्नमेंट एंड सिस्टम और इस सेकेंड यूनिट में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है और भाई क्लासीफाई पॉलिटिकल सिस्टम, क्लासिकल टाइपोलॉजी, द थ्री वर्ड ऑफ टाइपोलॉजी। मैं इन सभी विषयों को, इन सभी शीर्षकों को इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा कि टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, क्लासिफिकेशन टाइपोलॉजी क्या होती है और पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम। तो आइए हम चलते हैं अपने विषय की ओर, बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम। पहले हम जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को जानने के पूर्व हमें इस सिस्टम को जानना होगा। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है। पॉलिटिकल का आशय आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, राजनीतिक। राजनीतिक है और सिस्टम का मतलब व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। जैसा कि हर देश की अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती है, जैसा कि माओ जेदांग और अल्फ्रेड सावी के द्वारा ये पूरे विश्व का बंटवारा किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। एक विकसित राष्ट्र, एक विकासशील राष्ट्र और एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र या अति पिछड़ा हुआ राष्ट्र या अविकसित राष्ट्र। तो पूरे राष्ट्रों को, पूरे विश्व को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। किसके द्वारा बांटा गया है, अल्फ्रेड सावी के द्वारा और माओ जेदांग के द्वारा बांटा गया है। यानी कि ये जो विश्व में हैं, हम जिस विश्व में रहते हैं उस विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त 193 देश हैं। 193 देश हैं और 193 देशों में सरकारें हैं। हालांकि 193 देश नहीं है, उससे अधिक देश हैं, 200 से ऊपर देश हैं। लेकिन जो 193 देश हैं उस देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्रदान किया हुआ है और उस देशों के सरकारों को मान्यता प्रदान किया हुआ है। तो आधिकारिक रूप से पूरे विश्व में 193 देश आते हैं और इस 193 देश में सरकारें कार्य करती हैं और सरकारों की टाइपोलॉजी अलग अलग होती है, टाइप अलग अलग होते हैं। कहीं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है, कहीं कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है, कहीं डिक्टेटरशिप यानी कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हो सकती है और कहीं पर डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र हो सकता है। तो ये जो गवर्नमेंट की टाइपोलॉजी है यह विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकती है। तो हम समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था को। व्यवस्था क्या होता है, व्यवस्था, यह शब्द जो व्यवस्था शब्द है यह जीव विज्ञान शब्द से लिया गया है। यह व्यवस्था जीव विज्ञान शब्द से लिया गया है और एक जीव विज्ञानी हैं लुडविग वॉन बर्टन लफी एक ये जीव विज्ञानी हैं। इसी जीव विज्ञानी ने इस व्यवस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। तो व्यवस्था शब्द कहाँ से पहले आया, जीव विज्ञान में आया। यानी कि जिस तरह से जीव विज्ञान में विभिन्न प्राणियों की व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है, उनका सिस्टम होता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है वगैरह। शरीर की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये व्यवस्था क्या होती है, विभिन्न अंतःक्रियाशील तत्वों का समुच्चय होता है। व्यवस्था क्या होती है, विभिन्न अंतःक्रियाशील तत्वों का समुच्चय होता है, तत्वों का समुच्चय, इसी को हम व्यवस्था कहते हैं। यानी कि एक ऐसा संगठन जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं, विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित हो और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हो। यानी कि अन्योन्याश्रितता का मतलब यह होता है कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि एक अंग पर कोई असर पड़ता है तो उसका प्रभाव दूसरे अंग पर भी पड़ता है। जैसे कि हमारी अपनी शरीर की व्यवस्था होती है, यदि शरीर का कोई पार्ट बीमार पड़ता है तो हमारा पूरा शरीर बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं, हर पार्ट का अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि हमारी सांस बंद हो जाती है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी केवल सांस बंद होने से व्यक्ति मृत्यु की गोद में चला जाता है। बाकी
यदि सांस बंद होती है तो पूरा सिस्टम हमारा बेकार पड़ जाता है। इसी तरह से हमारा हार्ट जो है, यह क्या है, हमारा हार्ट जो है, हार्ट यह शरीर का केंद्र बिंदु है। हार्ट शरीर का केंद्र बिंदु है। यदि हार्ट काम करना बंद कर देता है तो पूरी व्यवस्था शरीर की भंग हो जाती है, यानी कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है और वह मृत्यु की गोद में चला जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर का अपना सिस्टम है। हर सिस्टम एक दूसरे से संबंधित है। विभिन्न क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में और ये क्रियाएं आपस में संबंधित होती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो यह क्या है, यही व्यवस्था है हमारे शरीर की। ये व्यवस्था, ये सिस्टम है, विभिन्न अंग हैं और ये अंगों का संगठन है। विविधता में एकता है, विविधता में एकता है, यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं फिर भी हम एक ही हैं। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था सिद्धांत है यह सबसे पहले जीव विज्ञान में आया। जीव विज्ञान से यह मनोविज्ञान में आया। जीव विज्ञान से किस में आया, यह मनोविज्ञान में आया। और फिर मनोविज्ञान से यह समाज शास्त्र में आया, समाज शास्त्र में आया। और उसके बाद राजनीति विज्ञान में आया, राजनीति विज्ञान में आता है। यानी कि सबसे पहले यह जीव विज्ञान में आता है, जीव विज्ञान से मनोविज्ञान में आता है, मनोविज्ञान के पश्चात यह राजनीति विज्ञान में आता है। तो यह व्यवस्था, इसी तरह से हमारे देश की भी व्यवस्था होती है, समाज की व्यवस्था होती है, समाज की व्यवस्था होती है। हम सामाजिक व्यवस्था को ले सकते हैं। सबसे छोटा समूह है सामाजिक व्यवस्था, हम सामाजिक व्यवस्था को ले सकते हैं। ये जो सामाजिक व्यवस्था होती है, इस समाज में विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न समूह होते हैं, विभिन्न विचारधाराएं होती हैं, विभिन्न तत्व होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं यदि और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यह समाज के जो विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न पार्ट होते हैं, विभिन्न तत्व होते हैं, विभिन्न संगठन होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो इसी को हम सामाजिक व्यवस्था होती हैं। जैसे कि सामाजिक व्यवस्था में रीति रिवाज आ जाएगा आपका, रीति रिवाज, परंपरा और कुछ सामाजिक सामाजिक मर्यादा, संबंध, आपस में संबंध, यानी कि विभिन्न लोगों का आपस में संबंध, ये सारे तत्व मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं। तो विभिन्न समाजों की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, वह अपने सामाजिक व्यवस्था के अनुसार समाज का संचालन करते रहते हैं। तो इसी तरह से राज्य की भी अपनी व्यवस्था होती है, राज्य की भी अपनी व्यवस्था होती है। जैसा कि राजनीतिक, हम समझ रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था को, राज्य की भी अपनी व्यवस्था होती है। हर राज्य अपने अपने ढंग से कार्य करता है, राज्य की अपनी व्यवस्था होती है। तो इसी तरह से राज्य की भी अपनी व्यवस्था होती है, हर राज्य की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, जिसको हम राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसा कि यदि राजनीतिक व्यवस्था न हो तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा। व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा, जिसका वर्णन हाब्स, लॉक और रूसो ने किया है। प्राकृतिक अवस्था यानी कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उस समय कोई समाज नहीं होता है, कोई राज्य नहीं होता है, सभी व्यक्ति स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अबाध स्वतंत्रता का पालन कर रहे होते हैं। यानी कि उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जो व्यक्ति जो मन में आता है वही कार्य करता रहता है। यानी कि व्यक्ति पूर्ण रूप से प्राकृतिक अवस्था में रहता है। लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगती है, धीरे धीरे प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगती है और फिर उनमें असंतुलन उत्पन्न होने लगता है, असामंजस्य उत्पन्न होने लगता है। यानी कि हर व्यक्ति केवल अपने ही तक सीमित रहता है, उसको अपने स्वार्थों की चिंता होती है, दूसरे के हित अहित के बारे में वह नहीं सोचता है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था होती है, जैसा कि हाब्स ने वर्णन किया है, वह संघर्ष की अवस्था होती है। प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था होती है। इस प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति एक दूसरे को नहीं पहचानता था, वह एक दूसरे से लड़ते रहते थे, यानी कि झगड़े होते रहते थे, संघर्ष होता था, कलह होता था। इसी तरह से लाग भी कहता है कि प्राकृतिक अवस्था शांतिमय की अवस्था होती है, लेकिन उसमें कुछ कमियां होती हैं। रूसो भी यही कहता है कि प्राकृतिक अवस्था धीरे धीरे, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जब संपत्ति ने जन्म ले लिया तभी संघर्ष पैदा होता है। प्राकृतिक अवस्था में जब संघर्ष रूपी सर्प ने जन्म ले लिया तभी प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष पैदा होता है।
यानी कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष क्यों होता है? संपत्ति के कारण होता है। रूसो कहता है कि वह व्यक्ति संपत्ति का जन्मदाता रहा होगा जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर कर यह कहा होगा, भूमि के एक टुकड़े को घेर कर एक चतुर्दिक बाड़ा बनाया और उसने कहा कि यह मेरा है, और सारे मूर्खों ने उसको मान लिया, यही व्यक्ति संपत्ति का जन्मदाता रहा होगा। तो फिर इस तरह से झगड़े शुरू हो जाते हैं, सभी लोग संपत्ति पाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। यानी कि रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है वह लाख से शुरू होती है और हाफ पर खत्म होती है। जिस तरह से लाख प्राकृतिक अवस्था का शांतिपूर्ण तरीके से वर्णन करता है और रूसो और हाब्स प्राकृतिक अवस्था का संघर्षपूर्ण तरीके से वर्णन करता है। लेकिन यहाँ पे रूसो जो होता है वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था जो होती है, आदिम अवस्था होती है, वह एक आदर्श बर्बर की अवस्था होती है, लेकिन बाद में संपत्ति रूपी विष ने उस मनुष्यों को डस लिया और मनुष्यों में विभिन्न संघर्ष पैदा हो जाते हैं। तो व्यक्ति अब संघर्ष करने लगता है। यानी कि व्यक्ति किस स्थिति में आ जाता है? प्राकृतिक अवस्था में अराजकतापूर्ण स्थिति में आ जाता है, अराजकता पूर्ण स्थिति में आ जाता है। तो इसी चूंकि व्यक्ति अधिक दिनों तक अराजकतापूर्ण स्थिति में नहीं रह सकता है, वह शांति पाना चाहता है, वह सुख पाना चाहता है। सुख कब हो सकता है? जब समाज में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे, तभी सुख की प्राप्ति हम कर सकते हैं। यदि हमारे समाज में निरंतर संघर्ष होता रहे, निरंतर दंगे होते रहें, तो हम सुख चैन से नहीं रह सकते हैं, सुख चैन की सांस नहीं ले सकते हैं। ऐसे में सुख चैन से लेने के लिए जरूरी है कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे, राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे। तो चूंकि सारे व्यक्ति, अब इसमें क्या होता है कि समझौता होता है, जैसा कि हाफलाख रूसो कहते हैं कि अंत में समझौता होता है, और समझौते के तहत जितने भी लोग होते हैं, समझौते के तहत जितने भी लोग होते हैं, वह सारे लोग मिलकर एक शासक की स्थापना करते हैं। वह कहते हैं कि हम एक ऐसी संस्था की स्थापना करेंगे, हम एक ऐसे व्यक्ति को शक्तियाँ देंगे जो समाज में शांति व्यवस्था का पालन करता रहेगा। वह जो भी कानून बनाएगा हम सभी लोग उसका पालन करेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज में प्रशासन स्थापित करने के लिए, विधि बनाने के लिए, और जो विधि का उल्लंघन करता है उसको दंडित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। तब राजनीतिक व्यवस्था की उत्पत्ति होती है और इस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा संपूर्ण समाज पर संप्रभुता स्थापित की जाती है। संपूर्ण समाज के लिए, पूरे राज्य के लिए कानून बनाया जाता है और उस कानूनों को पालन कराया जाता है। सभी लोगों के सुख और शांति के लिए प्रयास किए जाते हैं, विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं। तो हम इसी सिस्टम को क्या करते हैं? राजनीतिक व्यवस्था करते हैं। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो सभी समूहों के लिए, पूरे राज्य के लिए बाध्यकारी निर्णय ले सके, बाध्यकारी निर्णय ले सके। क्योंकि बाध्यकारी निर्णय लेने का कार्य या लेने का अधिकार सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को होता है, यानी कि सरकार को ही होता है। राजनीतिक व्यवस्था अर्थात सरकार को ही होता है, क्योंकि सरकार को मान्यता प्राप्त होती है, लोग मान्यता दे देते हैं सरकार को और सरकार के निर्णयों को सहज स्वीकार करते हैं। बाध्यकारी निर्णय हम नहीं ले सकते हैं, समाज नहीं ले सकता है, परिवार नहीं ले सकता है, क्योंकि यदि परिवार समाज को नियंत्रित करके नहीं रख सकता है। एक परिवार चाहे कि समाज को नियंत्रित किया जाए यदि या फिर केवल हम चाहें कि समाज को नियंत्रित कर लें, तो हम समाज को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सत्ता की जरूरत होती है। उस सत्ता को समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। तो सरकार, जो विभिन्न सरकारें होती हैं, उन सरकारों के पास सत्ता होती है और उसकी सत्ता को, सरकार की सत्ता को सभी लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा बाध्यकारी समाज के लिए, उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं और उसके जो निर्णय होते हैं सभी लोगों को मान्य होते हैं। तो ये राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकती है, या विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकती है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किसी भी देश के प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, किसी भी देश के में कानून बनाया जाता है, कानूनों को लागू किया जाता है, कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है, उस देश का विकास किया जाता है। यानी कि वह उस देश में, किसी देश में संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की होती है, यानी कि उस देश के सरकार की होती है। अब हम आइए अब हम देखते हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम लोग। राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी कि टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट। यानी कि उस राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए
उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सरकार होती है जो सारी गतिविधियों को संपादित करती है, यानी कि यही कानून बनाती है, विधि बनाती है, यही उनको लागू करती है, विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को यह दंडित भी करती है। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा किया जाता है। तो हम सरकार के वर्गीकरण को देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं, या उसको हम कहते हैं कि टाइपोलॉजी। आइए हम देखते हैं कि टाइपोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज टाइपोलॉजी? आइए हम देखते हैं टाइपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। टाइपोलॉजी, यह जो टाइपोलॉजी शब्द है यह टाइप से बना हुआ है। टाइप मतलब प्रकार से बना हुआ है। टाइप का मतलब होता है प्रकार। जब विभिन्न प्रकार के संगठन में मिलते हैं, जब विभिन्न प्रकार के संगठन में मिलते हैं, या उस संगठनों में भी विभिन्न प्रकार के उन संगठनों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, और विशेषताओं के आधार पे जब हम उनको वर्गीकृत करते हैं तो वही क्या हो जाता है? टाइपोलॉजी हो जाता है। वही टाइपोलॉजी हो जाता है, यानी कि वर्गीकरण। टाइपोलॉजी का मतलब भी आप वर्गीकरण से ही समझिए। इसका आशय भी क्या होता है? वर्गीकरण, यानी कि सामान्य विशेषताओं के आधार पर तत्वों का या समूहों का वर्गीकरण। सामान्य विशेषताओं के आधार पर तत्वों का या समूहों का वर्गीकरण। जब हम समूहों को या तत्वों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, दैट इज टाइपोलॉजी। तो वही टाइपोलॉजी होता है। क्योंकि सारे व्यक्तियों के विचार अलग अलग होते हैं, तो हम व्यक्तियों के स्वभाव को उनके विचारों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। समाज की विभिन्न विशेषताएं होती हैं। इस पूरे देश में विभिन्न प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो समाज के गुण दोष के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर हम समाज का भी वर्गीकरण करते हैं। इसी तरह से राज व्यवस्था का भी वर्गीकरण करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का भी हम वर्गीकरण करते हैं। जो उनकी समान विशेषताएं होती हैं, उन समान विशेषताओं के आधार पर हम शासन प्रणाली, राज व्यवस्था अर्थात शासन प्रणाली का वर्गीकरण करते हैं। तो इस शासन प्रणाली का जो वर्गीकरण किया गया है, इसको शासन प्रणाली का वर्गीकरण इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हर देश में अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं। तो हर सरकार की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। किसी देश में एक व्यक्तियों का शासन होता है, किसी देश में कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, किसी देश में पूरी पब्लिक हिस्सा लेती है, यानी कि जनता की भागीदारी शासन में होती है। तो उनके सामान्य विशेषताओं के आधार पर हम शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल टाइपोलॉजी क्या है, या ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि वर्गीकरण करने का जो है वह परंपरागत तरीका क्या है। शासन का वर्गीकरण, जो सरकारों का वर्गीकरण किया गया है या राज्य का वर्गीकरण किया गया है, वह विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हमें प्लेटो की रचना रिपब्लिक में वर्गीकरण देखने को मिलता है। प्लेटो के रिपब्लिक में शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में शासन व्यवस्था का या सरकारों का वर्गीकरण किया है। प्लेटो ने सरकार को या शासन व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को 5 भागों में बांटा है। पहला है मोनार्की। यह मोनार्की क्या होता है? मोनार्की मतलब राजतंत्र। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की का मतलब राजतंत्र। मोनार्की के बाद है टायरेनी। टायरेनी का मतलब होता है निरंकुश तंत्र। टायरेनी के पश्चात है ओलिगार्की, कुलीन तंत्र, टिमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। यानी टिमोक्रेसी का मतलब कीर्ति तंत्र,
डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। ये 5 प्रकार की शासन व्यवस्था का वर्गीकरण प्लेटो ने, ये 5 प्रकार की शासन व्यवस्था का वर्गीकरण प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया है। राजतंत्र, यदि एक व्यक्ति का शासन है, पूरे शासन व्यवस्था पर यदि एक व्यक्ति हावी है या एक ही व्यक्ति का वर्चस्व है, एक ही व्यक्ति के आदेशों का पालन होता है, या कार्यांग, विधांग, न्यायांग एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, तो वह राजतंत्र है। एक व्यक्ति के हाथों में होता है तो वह क्या है? राजतंत्र है। यदि यही एक व्यक्ति और इसका उद्देश्य, इस राजतंत्र का उद्देश्य जब तक जन कल्याण रहता है तब तक यह राजतंत्र रहता है। जहां यह राजतंत्र स्वहित में बदल जाता है, इसका उद्देश्य स्वहित में बदल जाता है, अपने हित में बदल जाता है, यह स्वार्थ, लिप्सा, भोग, विलास में लिप्त हो जाता है, यह जनता की परवाह नहीं करता है, तो फिर यही शासन व्यवस्था क्या हो जाती है? टायरेनी हो जाती है, निरंकुश तंत्र हो जाती है। वहीं ओलिगार्की जो होता है उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। इसमें कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, कुछ संभ्रांत लोग होते हैं, कुछ कुलीन वर्ग होता है, कुछ धनी वर्ग होता है, वही मिलकर शासन को संभालते हैं और शासन की तीनों शक्तियां उन्हीं के हाथ में रहती हैं और वही विधि बनाते हैं, विधियों को क्रियान्वित करते हैं। यानी कि जब कुछ व्यक्तियों के हाथों में रहता है शासन तो वह कुलीन तंत्र रहता है। कीर्ति तंत्र, यह राजतंत्र का ही दूसरा रूप है, राजतंत्र का ही दूसरा रूप है। जब कोई राजा या जो वीर योद्धा अपने योग्यता का प्रचार प्रसार करने में लग जाता है, अपने गौरव को बढ़ाने में लगता है, अपने यश को बढ़ाने में लगता है, अपनी कीर्ति को बढ़ाने में लगता है और इसके लिए साम्राज्य का विस्तार करता है। साम्राज्य विस्तार करने के लिए अनेक वैध और अवैध साधनों का प्रयोग करता है, यानी कि युद्ध का सहारा लेता है अपनी कीर्ति को फैलाने के लिए, तब वह कीर्ति तंत्र कहा जाता है। और 5वां शासन व्यवस्था जो है वह लोकतंत्र है। इसके बारे में जानते हैं। जब शासन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है तब वह लोकतंत्र कहा जाता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में, जनता के द्वारा जनता के ऊपर शासन ही लोकतंत्र है। यानी कि इसमें पब्लिक खुलकर भाग लेती है, शासन व्यवस्थाओं में भाग लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो प्लेटो ने 5 प्रकार के शासन प्रणालियों का वर्णन किया है, लेकिन उसने कुलीन तंत्री शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया है। सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया है। यह जो मैं आपको बता रहा हूं, यह क्लासिकल टाइपोलॉजी है। यह क्लासिकल टाइपोलॉजी है, यानी कि शासन व्यवस्था का परंपरागत स्वरूप या परंपरागत वर्गीकरण है। तो ये मैंने आपको प्लेटो को बताया। और राजनीति विज्ञान का पिता जिसे हम कहते हैं अरस्तु को, राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने भी शासन व्यवस्था का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। पहला संख्या के आधार पर, दूसरा गुण के आधार पर किया है। अरस्तु ने शासन व्यवस्था को या राजनीतिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को 2 आधारों पर विभाजित करके 6 प्रकारों में बांटा है, 6 प्रकार का वर्गीकरण किया है। अरस्तु के वर्गीकरण को देखते हैं। अरस्तु को हम संविधानवाद का पिता भी कहते हैं, क्योंकि इसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। प्राचीन यूनान के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात यह अपने संविधान का वर्गीकरण किया, या इसको हम कह सकते हैं राजव्यवस्था का वर्गीकरण किया कि राजव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है। तो इसने पहली तो संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया, संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया। यदि एक व्यक्ति का शासन है तो वह क्या है? राजतंत्र है, मोनार्की है। यदि एक व्यक्ति का शासन है तो वह मोनार्की है। और इसका उद्देश्य, यानी कि गुण के आधार पे, इसका उद्देश्य जब तक जन कल्याण रहता है तब तक ये राजतंत्र रहता है। लेकिन जहां इसका उद्देश्य स्वहित हो जाता है, तो यही राजतंत्र किस में बदल जाता है? निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। निरंकुश तंत्र में बदल जाता है।
जिसको कि टायरेनी कहा जाता है। यदि कुछ व्यक्तियों का शासन है, कुछ व्यक्तियों का शासन है, तो उसका यह शुद्ध रूप है, यह शुद्ध रूप है या अशुद्ध रूप है? अशुद्ध रूप है। यदि कुछ व्यक्तियों का शासन है तो उसको हम एरिस्टोक्रेट कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, यानी कि कुलीन तंत्र कहते हैं, कुलीन तंत्र। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। अब जब इसका उद्देश्य स्वहित हो जाता है तो यही एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में बदल जाती है, ओलिगार्की में बदल जाती है, यानी कि अत्याचारी तंत्र में बदल जाता है, अत्याचारी तंत्र में बदल जाता है। यह कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। जब शासन के ऊपर कुछ व्यक्ति अधिकार कर लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, जैसे प्लेटो के समय हम देखते हैं कि प्राचीन यूनान में प्लेटो के समय 30 आतताइयों का शासन था। तो जब शासन सत्ता पर कुछ लोग अधिकार कर लेते हैं और वही लोग शासन क्रियाओं का संपादन करते हैं, तो उसको हम ओलिगार्की कहते हैं या एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और जब तक वह जनहित में कार्य करते रहते हैं तब तक वह एरिस्टोक्रेसी होता है, और जहाँ उनका उद्देश्य स्वहित हो जाता है वहीं ओलिगार्की होता है। इसी तरह से जो तीसरा वर्गीकरण उसने किया है कि जब सभी व्यक्तियों की भागीदारी होती है, सभी की भागीदारी होती है, तो वह क्या होता है? पोलिटी होता है, वह पोलिटी होता है, यानी कि मध्य वर्ग तंत्र। पोलिटी का मतलब मध्य वर्ग तंत्र, यह प्रजातंत्र ही है। मध्य वर्ग तंत्र क्या है? प्रजातंत्र ही है। लेकिन जब तक इसका उद्देश्य जन कल्याण रहता है तो यह पोलिटी रहता है, लेकिन जहाँ इसका उद्देश्य स्वहित हो जाता है तो यह मॉबोक्रेसी हो जाता है। मॉबोक्रेसी भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो पोलिटी होता है, अरस्तु ने पोलिटी को सबसे अच्छा शासन कहा है, या इसको संयत प्रजातंत्र कहा जाता है। संयत प्रजातंत्र, संयत प्रजातंत्र को अरस्तु ने सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कहा है, क्योंकि वह कहता है कि संयत प्रजातंत्र में गरीबों के भी गुण विद्वान होते हैं, अमीरों के भी गुण विद्वान होते हैं। यह जब संयत प्रजातंत्र यानी कि मध्य वर्ग जो होता है उसमें गरीबों के भी गुण विद्वान होते हैं और अमीरों के भी गुण विद्वान होते हैं, तो वह शासन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि जब उसके हाथ में सत्ता आएगी तो वह अमीरों का दमन नहीं करेगा और गरीबों पर अत्याचार नहीं करेगा। इसलिए अरस्तु ने मध्य वर्ग तंत्र को या संयत प्रजातंत्र को बहुत अच्छी शासन प्रणाली बताया है। यही जब भ्रष्ट हो जाती है तो यह भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। तो यह शासन व्यवस्था का क्या है? यह शासन व्यवस्था का क्लासिकल टाइपोलॉजी है, यानी कि परंपरागत वर्गीकरण है। यानी कि पूर्व में इस प्रकार के वर्गीकरण किए जाते थे, लेकिन हम आधुनिक समय में देखते हैं कि शासन व्यवस्थाओं का रूप बदला है, राजनीतिक व्यवस्था का रूप बदला है, और ये जो परंपरागत वर्गीकरण है इसके अलावा शासन व्यवस्था का नया स्वरूप उभर कर सामने आया है। तो आइए देखते हैं हम टाइपोलॉजी ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। आइए देखते हैं टाइपोलॉजी ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप चेंज हो चुका है और अब राजतंत्र शासन व्यवस्था, कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था, लोकतंत्र शासन व्यवस्था या फिर निरंकुश तंत्र शासन व्यवस्था, अत्याचारी तंत्र शासन व्यवस्था की जगह पे दूसरा स्वरूप उभर कर सामने आया है, यानी कि उसका हम वर्गीकरण बिल्कुल आधुनिक तरीके से करते हैं। अब हम शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर बिल्कुल आधुनिक तरीके से करते हैं। जैसे कि पहला है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं या उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, ये जो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं इसमें उदारवाद के गुण विद्वान होते हैं और लोकतंत्र के भी गुण विद्वान होते हैं, लोकतंत्र के गुण भी विद्वान होते हैं। उदारवादी शासन व्यवस्था जो होती है इसमें
उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, इसमें उदारवाद के भी गुण विद्यमान होते हैं, लोकतंत्र के भी गुण विद्यमान होते हैं। यानी कि उस उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वयस्क मताधिकार को महत्व दिया जाता है। जो चुनाव होता है वह समय पर चुनाव होता है, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि अधिकांश देशों में 5 वर्षीय चुनाव होता है। चुनाव का कार्यक्रम क्या है? 5 वर्षीय। 5 वर्ष के पश्चात सरकारें बदलती रहती है, चाहे लोकसभा हो। देखते हैं राज्यसभा का 6 वर्ष के पश्चात निर्वाचन होता है, यानी कि समयावधिक निर्वाचन होता रहता है। इस शासन व्यवस्था में सबको समानता प्राप्त होती है, सबको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, सभी लोग राजनीति में भागीदारी ले सकते हैं। इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, जहाँ पे सभी नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, सभी लोग न्याय पाने के अधिकारी होते हैं। और इसमें विभिन्न संस्थाओं का अस्तित्व होता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व होता है, प्रेशर ग्रुप का अस्तित्व होता है, विभिन्न छोटी छोटी संस्थाओं का अस्तित्व होता है। सबको कुछ न कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, सरकार का कोई इस पर प्रेशर नहीं होता है। सरकार के जो कार्य होते हैं वह संविधान के अनुसार वह कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देख सकते हैं, जो वर्तमान में अधिकांश देशों में पाई जाती है। दूसरा है सर्वसत्ताधारी व्यवस्थाएं। सर्वसत्ताधारी व्यवस्था, ये जो सर्वसत्ताधारी व्यवस्था होती है, इसको हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, यानी कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में जो सत्ता होती है कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है, या फिर एक व्यक्ति के हाथ में भी हो सकती है। तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा होती है और जनता के पास अधिकारों का अभाव रहता है। एक ही दल का नियंत्रण रहता है, यानी कि पूरे राज्य व्यवस्था पर, पूरे देश पर एक ही दल शासन करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1930 और 40 के दशक में देख सकते हैं कि इटली में फांसीवादी दल था और जर्मनी में नाजीवादी दल था। अर्थात इटली में मुसोलिनी का शासन था, तो जर्मनी में हिटलर का शासन था। यानी कि ये तानाशाही सरकारें थीं। एक ही व्यक्ति का वर्चस्व था, एक ही पार्टी का वर्चस्व था, अन्य पार्टियों को पनपने नहीं दिया जाता था, किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि पूरे देश के ऊपर, पूरे राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर, पूरे कार्यप्रणाली के ऊपर एक ही दल का वर्चस्व रहता है। जैसे वर्तमान में हम चीन में भी देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही दल का वर्चस्व है। रूस में भी देख सकते हैं कि रूस में भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही वर्चस्व है। तो इसमें इस प्रकार की शासन व्यवस्था में एक ही विचारधारा का अस्तित्व रहता है, दूसरी विचारधारा को पनपने नहीं दिया जाता है। तीसरी शासन व्यवस्था है स्वेच्छाचारी तंत्र, या इसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं। ऑटोक्रेटिक यह शासन व्यवस्था जो होती है यह सर्वसत्ताधारी के निकट होती है, यानी कि पूर्ण रूप से सर्वसत्ताधारी नहीं होती है, लेकिन उसी से मिलती जुलती प्रतीत होती है। इसमें भी सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित हो सकती हैं। विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं उसमें भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यह बल प्रयोग पर आधारित होती है, यह बल प्रयोग के आधारित होती है। इस शासन व्यवस्था में चुनाव तो होते हैं लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। निष्पक्ष चुनाव का अभाव रहता है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। और चुनाव के ऊपर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सरकार बल प्रयोग के द्वारा चुनाव के परिणामों को अपने पक्ष में कर लेती है। जैसे कि हम देखते हैं स्वेच्छाचारी तंत्र के अंतर्गत कोरिया का शासन, इसी तरह से कुछ अन्य देश हो सकते हैं। कोरिया में देख सकते हैं कि कोरिया में भी स्वेच्छाचारी तंत्र है, वहाँ एक ही व्यक्ति का शासन है और दूसरे व्यक्ति को पनपने नहीं दिया जाता है, लेकिन लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये जो 3 प्रकार का वर्गीकरण है, इसको हम आधुनिक वर्गीकरण की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें कि जनता की खुलकर भागीदारी होती है, उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यह स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता
सरकार में भाग नहीं लेती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। जैसे कि भारत की शासन व्यवस्था जो है वह अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो है लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिनको कि हम सरकार में भेजते हैं, शासन में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं। वह जाकर हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह फिर नियम बनाते हैं, उस नियमों के अनुसार सरकार कार्य करती है। तो यह अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली हुई, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। इसके अलावा लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि शास्त्रीय लोकतंत्र हो सकता है, कुलीनवादी लोकतंत्र हो सकता है, बहुलवादी लोकतंत्र हो सकता है, सहभागी लोकतंत्र हो सकता है, जनवादी लोकतंत्र हो सकता है, विमर्शी लोकतंत्र हो सकता है और समाजवादी लोकतंत्र हो सकता है। लोकतंत्र की विभिन्न प्रणालियां देखने को मिलती हैं। तो वर्तमान समय में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र का स्वरूप भले ही अलग हो, लेकिन सबका ध्येय लोकतंत्र की स्थापना करना ही है, यानी कि अर्थात सबका ध्येय लोकतंत्र की स्थापना ही करना है। यानी कि सरकार उनकी जो अधिकांश देशों की सरकारें जो है लोकतांत्रिक पद्धति से ही गठित की जाती है। इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में हमें और रूप देखने को मिलते हैं, यानी कि शासन व्यवस्था का वर्गीकरण हम अन्य आधारों पर भी कर सकते हैं, जैसे कि एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था इसको हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम। दूसरी शासन व्यवस्था है संघात्मक शासन व्यवस्था। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तीसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। चौथा है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। ये 4 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं वर्तमान में विभिन्न देशों में देखने को मिलती है, चाहे वह अमेरिका हो, भारत हो, जापान हो, चीन हो या ब्रिटेन हो। उस सभी अधिकांश देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में देख सकते हैं कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। फ्रांस में देख सकते हैं कि फ्रांस में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसी तरह से कुछ देशों में देख सकते हैं कि वहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक पूरे देश के लिए एक ही कार्यपालिका होती है, एक ही व्यवस्थापिका होती है, एक ही न्यायपालिका होती है। प्रांतों की सरकारें नहीं होती हैं, प्रांतों में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है और केंद्रीय सरकार के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन है, पूरे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही राजा है। जो राज्य की सरकारें हैं वहाँ राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं होता है। राज्य प्रांतीय सरकारें जो होती है वहाँ पे गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से फ्रांस की भी शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें कि एक ही सरकार होती है, केवल एक ही पूरे देश के लिए एक ही सरकार होती है। वह केंद्रीय सरकार होती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पूरे देश के लिए एक ही होती है। उसको हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और दूसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था बड़े देशों के लिए उपयुक्त होता है, जहाँ पे 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, उसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे हम भारत को देख सकते हैं, इंडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि जो देश हैं, उन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर सरकार दोहरी होती है, एक केंद्र की होती है, दूसरी प्रांत की होती है। जिस तरह से हम भारत में देखते हैं कि भारत में एक केंद्र की सरकार है, यानी कि संघ की सरकार है। संघ की सरकार के लिए 2 पदों का सृजन किया गया है, एक राष्ट्रपति का, एक प्रधानमंत्री का। इसी तरह से हर राज्यों में सरकारें हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं।
केंद्र में यदि कार्यपालिका है तो राज्य में भी कार्यपालिका है, केंद्र में व्यवस्थापिका है तो राज्य में भी व्यवस्थापिका है, यानी कि केंद्र में संसद है तो राज्य में विधानसभा है या विधानमंडल है, केंद्र में न्यायपालिका है यानी सुप्रीम कोर्ट है तो राज्य में भी क्या है, हाई कोर्ट है, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली होती है। क्योंकि क्षेत्र बहुत विशाल होते हैं, क्षेत्रों का प्रशासन सुलभतापूर्वक आसानीपूर्वक करने के लिए हम दोहरी सरकार की स्थापना करते हैं। इस शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार की स्थापना किया जाता है, यानी कि सारे प्रांत मिलकर एक संघ बना लेते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर के विषय होते हैं वह केंद्र सरकार को सौंप देते हैं और स्थानीय स्तर के जो विषय होते हैं वह अपने पास रख लेते हैं और स्थानीय विषयों पर प्रशासन करते रहते हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर प्रशासन करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाता है, राज्य सूची पर प्रशासन करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हो जाता है। तीसरा आता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्ष यानी कि इस शासन व्यवस्था में एक अध्यक्ष होता है, यानी कि यह पूर्ण रूप से गणतंत्री शासन व्यवस्था होता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव जो किया जाता है वह वहाँ के नागरिकों के द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ के नागरिकों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अमेरिका में हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देख सकते हैं। अमेरिका में पूरे यूएसए के लिए एक राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, राजनीतिक दल के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा एक राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उस राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। उस देश का एक मुखिया होता है, गणतंत्र का एक राष्ट्रपति होता है और वही एक मुखिया होता है और कार्यपालिका उसी में निहित होती है। इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। इसमें जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका होती है बिल्कुल अलग अलग होती है, यानी कि कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से तालमेल नहीं होता है, समायोजन नहीं होता है, संतुलन नहीं होता है, दोनों पृथक पृथक होते हैं, दोनों का चुनाव अलग अलग किया जाता है। यानी कि वहाँ राष्ट्रपति के लिए कार्यपालिका का अलग से चुनाव होता है और व्यवस्थापिका का अलग से चुनाव होता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था हम ब्रिटेन में देख सकते हैं और भारत में भी देख सकते हैं। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं किया जाता है, चुनाव एक ही होता है, व्यवस्थापिका का होता है, यानी कि लोकसभा का होता है, हाउस ऑफ कॉमन का होता है और इसी लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका का गठन किया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, कार्यपालिका का अलग से चुनाव नहीं होता है, हम अलग से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, अलग से मंत्रियों का चुनाव नहीं करते हैं, एक ही चुनाव होता है, वह व्यवस्थापिका का चुनाव होता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव होता है और जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल की सरकार बनती है और उसी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अनुत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी होती है। तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में और संसदीय शासन व्यवस्था में। तो ये कुछ नया स्वरूप है वर्गीकरण का, शासन व्यवस्था के वर्गीकरण का या राजनीतिक व्यवस्था के वर्गीकरण का, जो हम वर्तमान समय में विभिन्न देशों में देखते हैं। संस्थागत आधार पर भी हम शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। संस्थागत आधार पे हम राजनीतिक व्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जो अंग होते हैं वह 3 होते हैं। एक कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और दूसरा व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, तीसरा न्यायपालिका, जुडिशरी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये 3 संस्थाएं होती हैं सभी देशों में। 3 संस्थाएं सभी देशों में होती है। विश्व का कोई भी देश हो, यानी कि जो विश्व में 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त सारे व्यवस्था में, सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये 3 संस्थाएं देखी जा सकती हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
कार्यपालिका वहाँ का प्रशासन करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, यानी कि किसी देश में कार्यपालिका इकहरी होती है। यदि किसी देश में कार्यपालिका इकहरी होती है तो वहाँ केवल राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यदि किसी देश में कार्यपालिका दोहरी होती है, जैसे कि ब्रिटेन में और भारत में, तो वहाँ कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान होता है, एक वास्तविक प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान भारत में राष्ट्रपति होता है, तो ब्रिटेन में राजा या रानी, और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो कार्यपालिका दो प्रकार की पाई जाती है। लेजिस्लेचर यानी कि संसद, जिसको हम कहते हैं व्यवस्थापिका संसद, पूरे देश के लिए विधि बनाने का कार्य कौन करती है? संसद के द्वारा किया जाता है। यह संसद भी किसी देश में इकहरी हो सकती है, जैसे कि चीन में संसद का एक ही सदन है, लेकिन अधिकांश देशों में संसद के दो सदन होते हैं। एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। जिस तरह से हम भारत में देख सकते हैं कि संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। तो इस तरह से दो सदन होते हैं, और इन दोनों सदनों का कार्य क्या होता है? विधि निर्माण करना, पूरे देश के लिए विधियां बनाना। पूरे देश के लिए विधि बनाते हैं, विधि बनाकर फिर किसको दे देते हैं? कार्यपालिका को सौंप देते हैं। कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है। न्यायिक व्यवस्था संपादित करने के लिए पूरे देश के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। सर्वोच्च शिखर पर एक न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों के लिए भी अलग से न्यायालय होते हैं, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। यानी कि न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि न्यायालय का कार्य होता है संविधान की रक्षा करना, सरकार के द्वारा अनैतिक कार्य करने से रोकना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, जनता की सुरक्षा करना, जनता के लिए न्याय देना, ये सब न्यायपालिका के कार्य होते हैं। यानी कि ये संविधान की रक्षा करने का कार्य, व्यक्तियों के स्वतंत्रता की रक्षा करने का कार्य, ये जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। तो संस्थागत आधार पे हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण तीन आधारों पे कर सकते हैं। एक प्रशासन के आधार पर कार्यपालिका, विधि निर्माण के आधार पर संसद, और न्याय के आधार पर न्यायपालिका। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट एंड सिस्टम के बारे में बताया, और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी बताया। वाई क्लासिफिकेशन पॉलिटिकल सिस्टम को भी मैंने बताया कि हम राजनीतिक व्यवस्था का विभाजन क्यों करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण क्यों करते हैं, और क्लासिकल टाइपोलॉजी को भी मैंने इस वीडियो में बताया कि क्लासिकल टाइपोलॉजी क्या है, यानी कि शास्त्रीय वर्गीकरण या परंपरागत वर्गीकरण क्या है, और आधुनिक वर्गीकरण को भी मैंने आपको बताया कि मॉडर्न टाइपोलॉजी क्या है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।